वेलकम टू गोविंदा एजुकेशन क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। चलिए ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर फर्स्ट। चलिए बाबू बीबीडी का क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं। हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट बीबीडी का क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद। सुनिएगा ध्यान से बाबू। चैप्टर फर्स्ट। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन हम पूछते जाते हैं, आप लोग बाबू जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आप लोगों को बता दिया है बाबू, बता दिए थे कि रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। सुनिए। अच्छा, बिस्मार्क कहां के थे? कहां के थे? जर्मनी का। जर्मनी को एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? किसने निभाई थी रे बाबू? जर्मनी को एक करने में बाबू बिस्मार्क निभाया था। हाँ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। याद रख लीजिएगा बाबू कि रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क कहाँ का था? जर्मनी का था। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका या नायक कौन था? तो बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण का नायक कौन था? बिस्मार्क था। ये बाबू जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और जर्मनी का जो एकीकरण मतलब होता है एक, जर्मन जो था 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाग था। इसको एक करने में जो है बिस्मार्क का बहुत बड़ा योगदान है। बिस्मार्क का बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। जर्मनी को एक करने का जो नायक है, हीरो है, कौन है? बिस्मार्क। एगो आता है जर्मन राज संघ, जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? ये याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से। इसी के बारे में हम सुनते हैं। फिर एक बार क्वेश्चन हम रिपीट करते बाबू। क्वेश्चन पूछे कि रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क कहां के थे? जर्मनी के एकीकरण का नायक कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी के एकीकरण 1800 किस युद्ध के बाद हुआ? किस युद्ध के? सेडन का युद्ध। याद रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? सेडन का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी में। याद रखिएगा, सेडन का युद्ध कब हुआ? 1870। जर्मनी के एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि। अच्छा, सेडन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? फ्रांस और परसा के बीच। और किसकी जीत हुई? परसा। परसा किसको कहते हैं? जर्मनी देश को। देखिए, जर्मनी का भी एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ और इटली का भी एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। दोनों का एकीकरण कब हुआ? आप क्वेश्चन पूछा फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? कोई दिक्कत? चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत? यहां जो लिखे हैं बहुत सा क्वेश्चन बन जाता है इससे। फिर सुनिए, एक बार रिपीट करते हैं। रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क कहां का व्यक्ति था? जर्मनी के एकीकरण का नायक कौन था? जर्मनी के एकीकरण का नायक। पहले क्वेश्चन समझिए।
जर्मनी के एकीकरण का नायक कौन था? बिस्मार्क। सुनिए, जर्मन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा, जर्मनी के एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? सेडन का। सेडन का युद्ध कब हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। कहीं कोई दिक्कत? सेडन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो बीबीडी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2025 से 26 वाला बीबीडी में क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह नीति का अवलंबन किसने किया था? कहीं कोई दिक्कत? इसी प्रकार से क्वेश्चन है, वही उल्टा कर दिया है। रक्त और लोह की नीति का संबंध किससे है? बिस्मार्क। किससे है? अगला क्वेश्चन है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो सुनिए, गेरिबाल्डी के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। सुनिए रे बाबू, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? और लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? हाँ, लाल कुर्ती। एगो लाल कुर्ती पहनने वाला लाल कुर्ती होता है, लेकिन सेना का नाम है लाल कुर्ती। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? देखिए, ये लड़ने में ये कहाँ का व्यक्ति था? इटली का। कहाँ का व्यक्ति था? इटली का। देखिए, इटली के एकीकरण करने में 3 व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले मैजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी। समझे? इटली के एकीकरण में, जैसे कि जर्मनी के एकीकरण में याद रखना एक के गो व्यक्ति बिस्मार्क, याद रखना कौन? लेकिन इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति को याद रखना। कौन कौन? मैजनी, अरे काउंट काबूर, अरे जान दिया, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी। सुनिए, ये तीनों व्यक्ति का योगदान है किसको एक करने में? इटली को एक करने में। कौन कौन? हाँ सुनिए, मैजनी को इटली का एकीकरण का नायक कहा जाता है। मतलब कि इसको क्या कहा जाता है? नायक। इसको दिमाग कहा जाता है। इटली का क्या कहा जाता है? दिमाग। और इसको इटली का तलवार कहा जाता है। न समझे? सुनिए ध्यान से, अगर पूछा जाएगा इटली के एकीकरण का नायक कौन है, तो मैजनी है। कौन है? मैजनी है। मैजनी जो है कार्बोनारी का सदस्य था। मैजनी क्या क्या था? अरे मैजनी जो था कार्बोनारी का सदस्य था। इन्होंने सबसे पहले यंग इटली की स्थापना की। इन्होंने क्या किया? थोड़ा सा धोने दीजिए। कहाँ है बाबू? आते हैं, छड़ी लेके आइएगा तो नजर अगर इसके सही से पहले रीड किया, सीधा कीजिए। सुनिए, और इन्होंने यंग यूरोप की स्थापना किया था। क्या किया था? सुनिए, मैजनी जो था कार्बोनारी का सदस्य था। मैजनी जो है यंग इटली की स्थापना की। मैजनी जो है यंग यूरोप की स्थापना की। किसका किया? क्वेश्चन पूछा जाएगा, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में किया था। यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में। याद रखिएगा। पहले देखिए, मैजनी जो है बाबू इटली का था। पहले जैसे कि भवानीपुर मेरा गांव हुआ। इटली एक देश है, यूरोप क्या है? महादेश है। इटली में क्या था, जब लड़ने के लिए तो जवान चाहिए, सेना चाहिए। उस सेना को बुला बुला कर एक करता था। क्या करता? यंग इटली। उसके बाद जो है मेटरनिक, उस टाइम मेटरनिक का चल रहा था। कोई भी देश को एक करने में ऑस्ट्रेलिया बाधक बना हुआ था। मेटरनिक चाहता नहीं थे कि कोई देश एक हो जाए, कोई देश एक हो जाए। तो इनको जो है ना मेजनी को कई बार भगा दिया था। तो पहले वह इटली में जवान सबको एक करता था कि किस लिए? लड़ने के लिए। जब देखता था, मेटरनिक तो राजा था, समझिए कि उसका उस टाइम काल था, समय था।
तो मेजनी भाग जाता था, समझे। जब इसको मारने पीटने का ठीक करता था तो क्या करता था, भाग जाता था। भागने के बाद पूरे महादेश में वह जवान को एक करने लगा। क्या करने लगा, एक करने। अगर हम भवानीपुर या तो समझिए कि बिहार के जवान को एक करेंगे तो हम यंग बिहार कहेंगे। हम पूरे भारत के जवान को अगर एक करेंगे तो यंग इंडियन कहेंगे। नहीं समझे, समझे तो भाई किस लिए, कि पूरा देश एक होने के लिए। तो मेजनी ने यही किया था, पहले यंग इटली, उसके बाद मेटरनी के डर से ही भागा। फिर उन्होंने कौन सा, यंग यूरोप की स्थापना किया। यंग यूरोप में पूरे यूरोप का यंग था, यंग इटली में इटली का ही था। तो यंग इटली कब क्या, 1871। यंग यूरोप की स्थापना कब क्या, 34। कहीं कोई दिक्कत। क्वेश्चन 2 को हम बता दिए कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। अब यही क्वेश्चन आगे है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बीबीडी का। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, बताएं। जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, समझे। अगला जो है क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था, सेडोन। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था, सेडोन में युद्ध हुआ था। इसीलिए इस युद्ध को नाम क्या हो गया, सेडोन का युद्ध। कौन सा युद्ध, कहीं कोई दिक्कत। 1870 में यह युद्ध हुआ था, सेडोन का युद्ध। इसी युद्ध के बाद जो है इटली और जर्मनी क्या हो गया, एक हो गया। कहीं कोई दिक्कत। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, जिसमें पर्सा की क्या हो गई, जीत हो गई। कहीं कोई दिक्कत। चलिए आगे का क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, जनेवा संधि कब हुई थी, जनेवा संधि कब हुई थी। देखिए इसी जनेवा समझौता के तहत ही वियतनाम 2 हिस्सों में बढ़ गया था, उत्तरी वियतनाम और याद रखिएगा, एक हुआ था जनेवा समझौता, एक हुआ था हनोई समझौता। एक कौन हुआ था, हनोई समझौता हुआ था मार्च 1946 में। याद रखिएगा, हनोई समझौता हुआ था मार्च 1946 में। कब हुआ था, और जनेवा समझौता हुआ था 1954। कहीं कोई दिक्कत, याद रहेगा ना। हनोई समझौता हुआ था मार्च 1946 और जनेवा समझौता कब हुआ था, 1954। फिर सुनिए क्वेश्चन आगे है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, किस युद्ध के बाद। अगर क्वेश्चन पूछेंगे किस युद्ध के बाद, अरे बाबू इधर ध्यान दीजिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, सेडोन युद्ध के बाद। किस युद्ध के बाद जर्मनी के, चलिए फिर आगे का क्वेश्चन है कि यंग यूरोप या यंग इटली का स्थापना किसने किया था, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना अभी बता दिया है। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, मेजनी ने। चलिए टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था, याद रखिएगा, टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था, टिप्पू सुल्तान कहां का शासक था। हाँ अरे बाबू, यूरोप का मरीज किसे कहा था, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा था, तुर्की। तुर्की मुस्लिम का एक देश है तुर्की, ठीक है, उसको यूरोप का मरीज कहा जाता था। यूरोप का क्या कहा जाता था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था तो क्या तुर्की वाला किसका साथ देता, पाकिस्तान। सुनिए आप याद रख लीजिएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की। और यूरोप का पालना किसे कहा जाता है, याद रखिए, यूरोप का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को। सुनिए अरे बाबू, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, कहीं कोई दिक्कत बाबू, 10 क्वेश्चन जो है बाकी, 10 क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए
कहीं कोई दिक्कत 10 क्वेश्चन में? तो इस 10 क्वेश्चन को फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। अब आगे जो है हम पढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत किसी बच्चे को? रे बाबू हे रे, कोई दिक्कत है तो यहाँ क्या, यहाँ देखना, कोई दिक्कत? चलिए हाँ आगे देखते हैं। आगे क्या है? 11 से स्टार्ट करते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? सुनिए, वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस या वियना की संधि कब हुआ था? 1815। सुनिए, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जब राजा बना, शासक बना, किसका? फ्रांस का। सुनिए, नेपोलियन बोनापार्ट जब शासक बना, कब बना? 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट जब शासक बना, किसका? फ्रांस का, 1804 में। यह एक अच्छा कार्य किया। क्या किया? अच्छा कार्य किया। इतना अच्छा कार्य किया कि इटली का भी व्यक्ति जो है इसको समझे कि इनवाइट किया कि आप जो है मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ क्या कीजिए, आइए। यह जो है वहां पे भी अपना समझे कि शासन चलाना चाहता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के विरुद्ध जो है ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अप्रसा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अप्रसा, ये सब खड़ा हो गया। और 1815 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? हार हो गई। कौन आ गया? किसी का कट गया होगा। आप ही का कॉल आ रहा है। सुनिए, बिट्टू का ही कॉल आ रहा है, अभी नहीं उठा। सुनिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और प्रसा, हाँ, 1815 ईस्वी में क्या हो गई? किसकी हार हो गई? नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट की, जिसके तहत जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ। जो जहां होगा वहीं के ना अध्यक्ष बनेगा। अगर समझिए यहाँ होगा कोई सम्मेलन तो यहाँ का अध्यक्ष कौन बनेंगे? हम बनेंगे। समझिए, जिसके द्वार पे भोज होता है, समझिए मेन आदमी तो वही होता है, नहीं होगा? अगर मेरे द्वार पे भोज होगा तो मेन आदमी कौन होंगे? क्या हम द्वार को गंदा कर देंगे? नहीं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिक। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। यही वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था बाबू? मेटरनिक। समझिए, अरे बाबू, यह इसके जो है कैसी विचारधारा था? रूढ़िवाद था। हाँ, ये रूढ़िवादी थे। ये क्या थे? रूढ़िवादी, मतलब पुराने विचारों के थे। तो वह सोचा, इसका कहना हुआ कि जो पहले शासक था वही फिर से पुनः शासक बनेगा। ठीक है, रूढ़िवादी थे मेटरनिक। जो पुराना राजतंत्र था वही फिर ला दिया। कौन? मेटरनिक। मेटरनिक का जो कार्यकाल जो है 1815 से लेके 1848 ईस्वी तक था। कोई भी देश अगर एक होना चाहता था तो यह इसका बाधक बना हुआ था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया क्या था? बाधक बना था। अगर जैसे कि जर्मनी और इटली अगर एक होना चाहता था, इसका मेन बाधक कौन था? मेटरनिक था। मेन बाधक कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का न देश था। अगर इटली और जर्मनी एक होना चाहता था, उसका बाधक कौन था? ऑस्ट्रेलिया। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। क्वेश्चन यहां से आएगा रे बाबू, यहां से क्वेश्चन आएगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक। अगर नहीं जानते थोड़ा सा शांति सुनना है। भचर भचर कह के कुछ कुछ नहीं बोल देना है। सुनिए सुनिए, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक।
ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ठीक है, वियना सम्मेलन जो है 1815 में। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनी का कार्यकाल कब से कब तक? अच्छा, इटली और जर्मनी का बाधक कौन था? ऑस्ट्रिया। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब 1100 क्वेश्चन हम पूछते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ? कहीं कोई दिक्कत? चलिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? सुनिए, काउंट काबूर को एक व्यक्ति था विक्टर इमैनुअल। विक्टर क्या था? विक्टर इमैनुअल या समझिए सार्डिनिया का राजा था। कहां का राजा था? सार्डिनिया का राजा था। सार्डिनिया कहां पड़ता है? तो इटली में। कहां पड़ता है? इटली में। सुनिए, विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का राजा था। सार्डिनिया का क्या था? तो राजा को एक प्रधानमंत्री की भी जरूरत होता है, तो काउंट काबूर को दिमाग कहा जाता था। विक्टर इमैनुअल अच्छा व्यक्ति था। इन्होंने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना लिया। क्या बना लिया? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना लिया। क्या बना लिया? प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन, विक्टर इमैनुअल कहां का शासक था? सार्डिनिया का। काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर। कहीं कोई दिक्कत? समझ में आ गया बाबू? विक्टर इमैनुअल कहां का राजा था? सार्डिनिया का राजा था। इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया? काउंट काबूर को। कहीं कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है। अच्छा रे बाबू, यही चीज क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी में एक बिस्मार्क के है? इटली में है मेजनी, काउंट काबूर, गेरिबाल्डी। जर्मनी में कौन है? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? सुनिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया ने था, इसका विरुद्ध था। इटली और जर्मनी एक ना हो इसके लिए क्या कर रहा था? वो विरोध कर रहा था। कौन था? ऑस्ट्रिया। सुनिए, आगे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में से किसका संबंध? सुनिएगा, ऑप्शन दिया था बिस्मार्क, मेजनी, काउंट काबूर, गेरिबाल्डी। तो देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी है ये है, काउंट काबूर है ये है, गेरिबाल्डी है ये है। तो बिस्मार्क का संबंध किससे है? जर्मनी से ना, इटली से तो नहीं है। इटली एक अलग देश हुआ, जर्मनी एक अलग देश हुआ। इटली अलग देश हुआ, जर्मनी। इटली में याद रखेगा 3 गो इटली, तो ना तो ऐसा समझ जाए 3 न, समझे? इटली के एकीकरण में मेजनी, गेरिबाल्डी, काउंट काबूर, और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क। याद रखें, कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? याद रखेगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में एक व्यक्ति है, बिस्मार्क। कहीं कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ है? देखिए सुनिए, फ्रांस में 3 प्रकार का आंदोलन हुआ। एगो 1789 में आंदोलन हुआ, एगो 1830 में हुआ, एगो 1848 ईस्वी में हुआ। सुनिए, फ्रांस में कितना आंदोलन हुआ? 3 गो। सुनिए, 1789 में जो हुआ, लुई सुलनमा को बंदी बना लिया गया। 1730 में जो आंदोलन हुआ वह चार्ल्स दशम के विरुद्ध आंदोलन हुआ। किसके विरुद्ध? चार्ल्स दशम। 1848 में जो आंदोलन हुआ, लुई फिलिप के विरुद्ध आंदोलन हुआ। देखिए, अब देखिए
1830 में जो आंदोलन हुआ, इसके बाद जो हुआ संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। अब कहिए कि सर संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? उसके बाद आपको कहना होगा कि सर संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? आप लोग बताइए। गाड़ी कितना बड़ा है रे। सुनिए, आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, तो पहले राजा सब अपने मनमानी के द्वारा उसी का खोला था शादी कोला रहा है इसका, जैसे सुना थी क्या कहते हैं, चले उठे भी नहीं करेंगे। सुनिए, कटेगा तो बता दीजिएगा, कट गया ना फोन? चलिए, संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है? सुनिए, पहले राजा जो था बिना संविधान का, संविधान मतलब कानून होता है, एक लिखावट कानून होता ना है कि अगर हम किसी को गोली मारते हैं या तो फांसी की सजा हो सकता है, 302 के तहत एक कानून बना, संविधान बना हुआ है। तो पहले राजा मनमौजी शासन करता था, जब मर्जी तब शासन करता था। वो आते रहेगा लगता है हमको। किसी के मोबाइल से, आपका मोबाइल है ना बाबू? अरे बाबू आपका मोबाइल है, एक बार कॉल कर दीजिए तो नंबर से देख लीजिए नंबर किसका है। सुनिए, उतार के कॉल करके बता दीजिए। सुनिए कि अभी पढ़ रहे हैं। अरे आपके देखिए ना, अपनी क्या होगा। सुनिए, आगे यहाँ आ जाइए ना बाबू, यहाँ अगर कॉल आएगा ना देख के डाल करके कह दीजिए। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है संविधान के द्वारा राज चलाना। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। पहले संविधान, जो भी राजा होता था तब संविधान बना। क्या बना? राजा। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट भी एक संविधान बनाया था, समझे, जिसको हम नेपोलियन संहिता कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 में। नेपोलियन संहिता मतलब हुआ कि नेपोलियन ने अपना संविधान बनाया, उसको हम कहते हैं नेपोलियन संहिता। तो अगर क्वेश्चन कहा है कि नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट जो है राजा बना था, क्या बना था? 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बना था, उन्होंने अपना संविधान लागू किया। उसी प्रकार से बाबू 1830 ईस्वी में जो है संवैधानिक राजतंत्र चालू हो गया, संविधान के द्वारा राज चलाना। इससे पहले जो है राजा अपना मनमौजी से शासन चलाता था। कहीं कोई दिक्कत? 1830 में कौन सा राजतंत्र चला? संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा राजतंत्र? चलिए आगे क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? दूसरा क्वेश्चन यह भी है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? कौन कौन है? विक्टर मैनुअल, गैरिबाल्डी और मेजनी, काउंट कार्बू, इनमें से सभी। अरे इनमें से सभी, हाँ। देखते विक्टर मैनुअल भी राजतंत्र में, विक्टर मैनुअल भी समझिए कि इटली का, पहले सार्डिनिया एक जो देश है वो इटली के अंदर ही आता है। इटली के क्या आता है? यह एक अच्छा राजा थे, इसको काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया कि इटली एक हो जाए। इटली क्या हो जाए? काउंट काबूर भी है ये है, गैरिबाल्डी भी इटली के एकीकरण में है ये है, मेजनी भी है ये है। तो इनमें से सभी न होगा। तो समझिए यह भी राजा जो थे एक अच्छा राजा था, यह भी चाहता था कि इटली क्या हो जाए? एक हो जाए। सार्डिनिया जो देश था वो अभी किसके अंदर में आता था? इटली के अंदर में आता था। कहीं कोई दिक्कत? इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर मैनुअल, इनमें से सभी। तो इटली का एकीकरण में याद रखिएगा विक्टर मैनुअल भी है, लेकिन जर्मनी के एकीकरण में इकलौता व्यक्ति है। कौन है? बिस्मार्क। जर्मनी, इटली के एकीकरण में 3-4 व्यक्ति हो गया, मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर और विक्टर मैनुअल।
कहीं कोई दिक्कत? विक्टर मेनुअल जो था सार्डिनिया का राजा था और काउंट कबूर को प्रधानमंत्री पे नियुक्त किया था। कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए क्वेश्चन अभी तुरंत आया था, जनेवा संधि या समझौता। क्वेश्चन पूछेगा जनेवा संधि या जनेवा समझौता कब हुआ? तो कब हुआ? 1854। कब हुआ था रे? 1954 बोले थे। हानोई समझौता 1946, मार्च 1900। जनेवा समझौता हुआ था 1954। कब हुआ था? हानोई समझौता अगर आएगा तो मार्च 1946। अच्छा, जिबलिन, अरे जिबलिन क्वेश्चन है, जिबलिन, जिबलिन या जॉलवेरिन, या आएगा जॉलवेरिन, किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। जॉलवेराइन किसकी संस्था थी? हाँ, जॉलवेराइन जो थी व्यापारियों की संस्था थी, याद रखिएगा, व्यापारियों की संस्था थी। जॉलवेराइन किसकी संस्था थी? आगे हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हाँ, हीगेल किस देश का? अरे बाबू, हीगेल जर्मनी का दार्शनिक था। कहां का था? इससे, इसके विचार से, मतलब इसके विचार से कौन प्रभावित था? हीगेल के विचार से कौन? जैसे कि मेरे विचार से आप लोग प्रभावित हैं। हो सकता है कि हम अच्छा भी, मेरा व्यवहार अच्छा हो और मेरे व्यवहार से कोई ऐसा व्यक्ति हो कि वह प्रभावित हो। उसी प्रकार के हीगेल से भी, हीगेल एक जर्मनी के दार्शनिक थे, इसके विचार से कौन प्रभावित था? जर्मनी से देश होता, जर्मनी प्रभावित हो गया। हीगेल के विचार से बिस्मार्क प्रभावित था। हाँ, इसके विचार से कौन सा प्रभावित था? बिस्मार्क। याद रखिएगा, हीगेल का इतना अच्छा विचार था तो जर्मनी का कौन है? बिस्मार्क ना, इसके विचार से प्रभावित था। क्वेश्चन अगर आएगा हीगेल के विचार से कौन प्रभावित था? बिस्मार्क। हीगेल कहां के दार्शनिक थे? जर्मनी। तो जर्मनी का कौन व्यक्ति है? बिस्मार्क के ना, याद रख लेना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि हीगेल के विचारों से कौन प्रभावित था, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए, अरे बाबू सुनते रहे, कहां सुनते रहना है। सुनिए आगे का क्वेश्चन है, राष्ट्र आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहां स्थित है? फिर से सुन लीजिए, सुनिए, राष्ट्र आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय, जेना विश्वविद्यालय कहां स्थित है? जेना, जोसे जर्मनी, याद रख लीजिएगा। राष्ट्र आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहां स्थित है? जर्मनी में, याद रख लीजिएगा। राष्ट्र आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहां स्थित है? जर्मनी। अच्छा, आगे को क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनारी से था। मेजनी का संबंध किससे था? याद रख लीजिएगा, कीसूत। अरे बाबू याद रखिएगा, कीसूत का संबंध किस देश से है? याद रखिएगा, कीसूत। क्या याद रखिएगा? जी नहीं, कीसूत का संबंध याद रख लीजिएगा, कीसूत का संबंध किस देश से है? हंगरी। हाँ, बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी, या हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। सुनिए, अरे तो कीसूत का संबंध किससे है? हंगरी से। कीसूत का संबंध किससे है? कहीं कोई दिक्कत? सुनिए, 25 को हम पढ़े और सुनिए मिटा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, तो कीसूत का संबंध किससे है रे? हंगरी से। कीसूत का संबंध किससे है? चलिए आगे पढ़ते बाबू। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांस में क्रांति हुआ कब हुआ? 1789 ईस्वी में रे, ये भूलने वाला बात है रे। मारेंगे, राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? तो 1789 में। कहां हुआ? तो फ्रांस में। कब हुआ? फ्रांस के
1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? याद रहेगा ना बाबू? अच्छा, फिर वही क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्र आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए तो। जर्मनी। जेना से जर्मनी नहीं रे, अभी बताए थे। राष्ट्र आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी। बाबू सोनू, ऐसे नहीं बिना। देखिए, आप लोग बैठे बैठे थक जाते हैं। हम बाबू बोलते बोलते देखिए बोल रहे हैं, कितना घंटा पढ़ा चुके हैं, तो हम नहीं थकते हैं। आप लोग बैठे बैठे थक जाते हैं। अब बताइए, हम भी तो सुबह 6 बजे से लेके 10 बज रहा है वहां तक पढ़ा रहे हैं, प्रत्येक क्लास लिए हैं। आप बैठते बैठते थक जाते हैं। चलिए, राष्ट्र आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी। आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? कौन सा सम्मेलन रे? लोसने सम्मेलन। देखिए, निम्न में किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? याद रखिएगा, लोसने सम्मेलन। क्या याद रखिएगा? हाँ, लोसने सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? अरे यहां देखिए ध्यान से, सुनिए। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का है, देखिए, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। पहले जो राजतंत्र था, तो देखिए, जब वियना सम्मेलन हुआ या वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ या 1815 ईस्वी में, जिसका अध्यक्ष था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, उन्होंने फिर जो है राजतंत्र को स्थापित किया। लुई 16वां का जो है बेटा लुई 18वां बेटा कहिए या पोता कहिए, उसी को फिर से राजा बनाया गया। कहीं कोई दिक्कत? सुनिए, लुई फिलिप किस देश का शासक था? बोलिए, लुई फिलिप का किस देश का शासक था? फ्रांस। रे बाबू सुनिए, फ्रांस में 3 बार आंदोलन हुआ, 1789, 1830, 1848। 1789 में लुई 16वां, 1830 में चार्ल्स दसम, 1848 में लुई फिलिप। तो लुई फिलिप कहाँ था? फ्रांस। लुई फिलिप कहाँ का था? तो जब फ्रांस क्रांति करता था, सब देश क्रांति करने लगता था, तब मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता न है, पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता। सुनिए, जब फ्रांस में आंदोलन जैसे चलता था, अरे सुनिए, कि फ्रांस में जैसे आंदोलन चलता था कि पूरे यूरोप में आंदोलन चलने लगता था। अरे बाबू, ये सब बच्चा पढ़ता कम, दूसरे को देखता ज्यादा। हम देख रहे थे, मजाक पढ़ नहीं रहा। बस सुनिए, सुनिए ध्यान से। 1789 तब कहा था मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है, फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम होता, पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता। कहा कि बाबू, जब फ्रांस में आंदोलन चलता था तो पूरा फ्रांस को जो पूरे यूरोप में जो है आंदोलन चलने लगता था। तब मेटरनिक ने यही कहा था, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम। देखिए, कहां तक हम पढ़ दिए थे? लुई फिलिप की फ्रांस का, देखिए 30 तक बता दे। आपके जो बीबीडी क्वेश्चन बैंक में 46 गो क्वेश्चन है और 16 को पढ़ना है। अब देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ? अब इटली और जर्मनी के एकीकरण दोनों के 1871 में हुआ है। इटली और एकीकरण, इटली का एकीकरण कहा जाए या जर्मनी का एकीकरण पूछा जाए?
दोनों का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। कहीं कोई दिक्कत? किस संधि के द्वारा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। किस युद्ध के बाद हुआ? सेडन के युद्ध के बाद। याद रखिएगा, क्वेश्चन यही है। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1800। अच्छा, ये याद रखिएगा। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1964 ईस्वी। 1900 जनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। अब प्रथम जनेवा कन्वेंशन हुआ था 1964, 10 साल बाद 1964। याद रख लीजिएगा। यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता? यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता? तुर्की को। अच्छा, निम्न में कौन मित्र राष्ट्र के गुटों में शामिल नहीं था? निम्न में कौन मित्र राष्ट्र के गुटों में शामिल नहीं था? जर्मनी। याद रख लीजिएगा, कौन नहीं था? सुनिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, एक युद्ध था मित्र राष्ट्र। कौन था? एक था केंद्र शासित देश या दूरी राष्ट्र, या कौन सा देश? तो मित्र राष्ट्र में बड़ा बड़ा देश था, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड या ब्रिटेन, ऐसे सब देते। अब वो प्रथम विश्व युद्ध किसके चलते हुआ था? जर्मनी के चलते ना। उधर कौन होगा? जर्मनी है ना। जर्मनी के चलते ही प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो कौन शामिल नहीं था मित्र राष्ट्र में? मित्र राष्ट्र में बड़ा बड़ा सा देश था, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यह सब देश कौन सा में था? मित्र राष्ट्र में। कहीं कोई दिक्कत? जर्मनी उसमें शामिल, और इस सब देश मिलकर जर्मनी से लड़ता था। जर्मनी इधर था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यही था, हंगरी सब था, यही सब देश था। चलिए, बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था? एक देश है बोहेमिया। अरे बाबू, एक देश कौन है? बोहेमिया एक देश है। क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। बोहेमिया एक देश है। ये किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया। गुलाम, हाँ, तुम मेरे अधीन है फिलहाल के लिए। अभी तुम किसके अधीन है? मेरे अधीन है। हाँ। पोर्ट सदम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोर्ट सदम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। पोर्ट सदम एक होता है। पोर्ट सदम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? जापान। याद रखिएगा, जब परमाणु बम गिरा था, सुनिए, अमेरिका ने गिराया था। पोर्ट सदम के बाद जापान ने अपना क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। पोर्ट सदम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? जापान। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में 2 जगह, जापान के 2 जगह पे गिरा है, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और पोर्ट सदम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? जापान। जापान बहुत अच्छा देश था, एक छोटा सा देश होके